Hello everyone and welcome to this video. This video is the sixth video in the series of FSC Part 1 Physics and is related to Chapter 2 of Physics, which is Vectors and Equilibrium. So in this video, we will be discussing the topic 2.1 Basic Concepts of Vectors up till Equal Vectors. So let's begin. अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी सिस्टम को डिफाइन करती हैं, और हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो मेजर क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी इनटू ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड बेस क्वांटिटीज़। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनटू स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। फॉर इंस्टेंस हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो ये डिपेंड, और हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का कितना इम्पैक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये इसकी जितना पैरेलल होगी, एट राइट एंगल होगी, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो एंगल प्लेस अ रोल इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग फोर्स। इस तरह जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते, हम वेलोसिटी को भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते, उसके साथ हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो हमने दो मेजर क्लासिफिकेशंस पढ़नी थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, इनटू वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है। अब इसके एग्जांपल आप ले लें, वॉल्यूम, डेंसिटी, मैस या टाइम। फॉर इंस्टेंस टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम टाइम को कभी भी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी को जनरली हम बोल्ड लेटर से इंडिकेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसे इन टेक्स्ट इंडिकेट करें, अगर हमने राइटिंग में लिखना हो, मतलब बुक में लिखना हो, तो ये बोल्ड लेटर से इंडिकेट होगा। मसलन ये कैपिटल ए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल आर। और अगर हमने इसे टेक्स्ट बुक में लिखना हो, मतलब नोट्स में या हैंड राइटिंग में लिखना हो, तो हम यूनिट लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो हेड लगाते हैं वेक्टर्स को डोनेट करने के लिए। बुक में बोल्ड और हैंड राइटिंग में विद एन एरो हेड। अब वेक्टर्स को हम ग्राफिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफाइन करते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इनमें हम वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है। तो हम दोनों चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ लेंथ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ऐसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो द सेकंड पॉइंट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसे ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इन एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ये एक्सिस दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज वन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज अदर कोऑर्डिनेट एक्सिस। यूजुअली हम ये करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम वाई एक्सिस कह देते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये वेरी भी कर सकता है। और एक जनरल कन्वेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है कि हम एक्स एक्सिस को राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लेते हैं। ये देखिए, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है। इसी तरह हम वाई एक्सिस को इन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं। एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेंथ। अब हम इसकी लेंथ किस तरह डिफाइन करेंगे। फॉर इंस्टेंस हमने एक पॉइंट ए बी पे जाना है जो कि ए रिप्रेजेंट करता है इसकी मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हम ए डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ए यूनिट्स मूव करें तो हम उसके उतना मूव कर देंगे जितना वो एक्स एक्सिस पे डिफाइंड है। और अगर हम बी यूनिट्स अलोंग वाई डायरेक्शन मूव करें तो हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। मतलब हमें इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ए यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना पड़ेगा, सपोज कर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और फिर बी यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस जाना पड़ेगा और फिर हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो हम किसी वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड हम
स्टडी करेंगे बाद में हम कैसे फाइंड करते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, और एंगल को हम डिफाइन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो वेक्टर से किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, मतलब अगर यहाँ पे वेक्टर होगा तब हम इसका एंगल ऐसे मेयर करेंगे, पॉजिटिव एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को डिफाइन करते हैं। इसमें एक्स और वाई एक्सिस को हमने डिफाइन किया कि किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है, और फिर वेक्टर्स को हम मूव करते हैं, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस में पता चलता है हमने कितने यूनिट्स मूव करना है, और हमें पता चलता है कि हमने अलोंग वाई एक्सिस कितने यूनिट्स मूव करना है। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब लेट्स सपोज कर हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस हमने एक वेक्टर ए को ऐड करना है इनटू अ वेक्टर बी, तो इन्हें हम कैसे ऐड करेंगे? तो इन्हें ऐड करने के लिए जो रूल यूज होता है उसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस रूल के दो स्टेप्स हैं। अब हम पहला स्टेप पढ़ लेते हैं, ज्वाइन द टेल ऑफ बी टू द हेड ऑफ ए। टेल ऑफ बी, ये बी का हेड है और ये बी की टेल है। पहला स्टेप है ज्वाइन द टेल ऑफ बी टू द हेड ऑफ ए। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब पहला स्टेप है ज्वाइन द टेल ऑफ बी टू द हेड ऑफ ए, मतलब हमने बी की टेल को ज्वाइन कर दिया ए के हेड के साथ। ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी। अब द सेकंड स्टेप इज द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी विल बी द रिजल्टेंट, मतलब इस रूल के मुताबिक ये जो वेक्टर होगा अब ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। पहले हमने क्या किया, टेल ऑफ बी को ज्वाइन किया टू द हेड ऑफ ए, इसे मूव कर दिया यहाँ पे, और फिर जो इसकी टेल से ए की टेल से बी के हेड तक वेक्टर था वो रिजल्टेंट वेक्टर को इंडिकेट करता था। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 2 हों 3 हो 4 हों। हम बस वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करते जाएंगे और एंड पे जो भी रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हम एक देख लेते हैं 3 वेक्टर्स को ऐड करके। सपोज करेंगे वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, और लेट्स सपोज के ये वेक्टर सी है हमारे पास। इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम फाइंड करेंगे बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ सी, मतलब ये फाइनल इसकी लेंथ यहाँ तक ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है बुक में कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इस पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब एडिशन हम ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें उसके रिस्पेक्टिव होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैथ की, और वेक्टर एडिशन इस रूल को फॉलो करता है। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को शो करे। सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर, मतलब इसका वही इफेक्ट होगा जो ओरिजिनल वेक्टर्स का ऐड करके इफेक्ट होना था, तो उसे हम कह देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब हमने पढ़ा कि ए हमने पढ़ा था और हमने बी पढ़ा था, दो वेक्टर से, और इन्हें हमने देखा था कि हम कैसे ऐड करते थे। अब हमने इन्हें ऐड नहीं करना, हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसका ईजी सा तरीका है कि जिसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज कर हमने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी एंड एडेड टू ए। बी की डायरेक्शन यहाँ पे इधर थी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे हमने रिवर्स कर दिया तो ये हो गई अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम इसे सिंपल ऐड कर देंगे जैसे हमने पहले ऐड किया था। दिस वाज ए, इसके साथ टेल को ज्वाइन किया ए के हेड के साथ, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर हुआ ए की टेल से बी के हेड तक। तो इस तरह से हमने जिस तरह सिंपल वेक्टर्स को ऐड किया था वैसे ही ऐड किया है, सिर्फ हमने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और उससे हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई। अच्छा, द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हम जब किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है,
उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ए को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर हम ए को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर इंस्टेंस -2 से मल्टीप्लाई करें, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अगर हम किसी पॉइंट में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी या मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। तो डिपेंड करता है कि हम किस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा अगर वो 1 के अलावा है तो। अच्छा अच्छा, वेक्टर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी में हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से। मास इंटू वेलोसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिसमें वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी और मास स्केलर था और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा, यूनिट होता है 1। तो यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और यूनिट वेक्टर्स बेसिकली रिप्रेजेंट यूज होते हैं वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए। हम यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं ताकि हमें वेक्टर की डायरेक्शन शो हो जाए। अब इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स जो यूज होते हैं वो होते हैं आई, जे एंड के। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कार्टेशियन एक्सिस को डिफाइन करते हैं। यूजुअली आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को डिफाइन करता है। The direction along x and y axis are generally represented by unit vectors I, j and k। तो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं along the three coordinate axis। I के along x के along I यूज होता है, y के along j यूज होता है और z के along k यूज होता है। तो इसकी यूनिट वेक्टर्स की एक इंपॉर्टेंट यूज ही है। अब यूनिट वेक्टर्स को हम और भी डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक वेक्टर है अल्फा इज इक्वल टू 3i + 4j। हमने इसकी डायरेक्शन शो करनी है तो हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि √ax² + ay²। ax is 3 and ay is 4। √3² + 4² 3ax का स्क्वायर होगा और ay का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास a का मैग्नीट्यूड आ गया 5। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, बुक में गिवन है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हमारे पास वो वेक्टर होगा जिसकी जिसकी डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ए थी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसकी खास एप्लीकेशंस होती हैं इन डिफरेंट मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रा एंड डिफरेंट मतलब एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो कर देता है। अच्छा, अब दो तरह के यूनिट वेक्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उनमें आर और एन है। आर बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर को शो करते हैं। हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका रिजल्टेंट वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मतलब हमें उनके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता चलती है। और एन इज नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर बेसिकली यूज होता है, नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इसकी भी एप्लीकेशंस द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस, इसकी भी एप्लीकेशंस अलजेब्रा और मैथ्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज यूनिट वेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि नल वेक्टर। नल वेक्टर कोई भी ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। जब इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो इसकी डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि कोई भी वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर एक नल वेक्टर बनता है। ये हो गया नल वेक्टर। अब लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का वो है इक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि वेक्टर्स को हम दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो तब दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस दो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो वो इक्वल वेक्टर्स भी होंगे क्योंकि उनका पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो इक्वल वेक्टर्स होंगे। ये इक्वल वेक्टर्स एक एग्जांपल है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. See you again in the next video. Like, share and subscribe.